तो उत्तर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर जो नेक्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप कॉम्बिनेशन। तो पहले आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज समझना है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए आप ये एज्यूम कीजिए कि लेट सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक सर्किट है। ये एक सर्किट आप सबने काइट टाइप के सर्किट अपने स्कूल में या फिर अपने स्टडीज में देखा होगा। और हम एज्यूम करते हैं कि सपोज ये C1 है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5। ठीक है, तो आपको कहा है अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब इस तरह के सर्किट को आप नॉर्मल कंसेप्ट से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज पहला वही कंसेप्ट लगाएं, आप यहाँ पे एक एज्यूम्ड बैटरी लगाइए। जैसे आप यहाँ पे एक एज्यूम्ड बैटरी लगाओगे तो इसका पोटेंशियल V, इसका 0, पोटेंशियल डिफरेंस से V है। ठीक है, तो ये प्लस V है 0। अब जैसे जैसे आगे गए यहाँ पे V आया पुत्र पोटेंशियल, और इस बैटरी इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे भी V, इधर भी V, लेकिन आगे कैपेसिटर आने की वजह से अब फर्दर आगे सेम पोटेंशियल कैरी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 0, अब यहाँ 0, यहाँ 0। पर इशू क्या है कि आगे हमें अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इस सर्किट के अंदर क्या ये आपस में सीरीज में है, क्या ये फिर आपस में पैरेलल में है। इन दैट केस अगर हमें किसी तरह से पता लग जाए कि ये किस तरह से कॉम्बिनेशन बना है तो इजी हो जाएगा। तो इसको हमारे व्हीटस्टोन सर ने इजी करने के लिए कंसेप्ट दिया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में उन्होंने क्या कहा कि अगर ये दो एंड्स, सपोज इन एंड्स को हम कोई भी नाम दे दें x और y, अगर इन एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाता है तब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट पास नहीं होगा। जब करंट पास नहीं होगा तो चार्ज भी स्टोर नहीं होगा। इन दैट केस ये कैपेसिटर हमारा यूजलेस हो जाएगा। अगर ये कैपेसिटर यूजलेस हो जाता है तब शायद हमारे लिए इजी रहेगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने कंडीशन क्या कहा कि इफ x and y points or terminals are at same potential at that time no current flows through say capacitor C4, which means it becomes useless for us. अगर ऐसा होता है तो भैया ये फिर यूजलेस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक कंडीशन दे दी। उन्होंने कंडीशन क्या दी पुत्र? उन्होंने कहा देयर इज अ कंडीशन, ये तभी होगा x और y सेम पोटेंशियल पे तभी आएंगे अगर C1/C3 की वैल्यू C2/C4 के बराबर हो। दिस कुड बी द कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा हुआ तो देखिए कितना आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इन दैट केस आप इसको निगलेक्ट कर दोगे। अगर आप इसको निगलेक्ट करोगे तो सपोज अब डायग्राम कैसा बनेगा, ये देखिए। अब आप डायग्राम सिंपली कुछ इस ढंग से बना पाओगे पुत्र। आपने बीच वाला यूजलेस करके गायब कर दिया है। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C5 है। नाउ यू कैन इजीली सी C1 and C2 are in series with each other. Similarly C3 and C5 again are in series with each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे। इनका जो आंसर आएगा, सपोज हम उसको ले लेते हैं कुछ भी C6 और इसका जो आंसर आएगा उसको लेते हैं हम C7। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। So therefore we can see C6 and C7 are in now parallel with each other। और फिर आप इनको इजीली सॉल्व कर पाए। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया पुत्र? तो ये कंडीशन है कि अगर C1/C3 इक्वल टू C2/C4 होगा तब ये पॉइंट्स x और y जो पॉइंट्स आपने लिए हैं
वो सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। इन दैट केस C4 के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो आप डायग्राम ऐसा बना पाओगे। अगर डायग्राम ऐसा बना पाओगे इट मींस दे आर इन अ सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। इनका जो आंसर आएगा वो आप सपोज C6 ले लीजिए, C3 और C5 दोनों अगेन सीरीज में है। इनका जो आंसर आएगा वो C7 ले लीजिएगा। अब C6 और C7 एक दूसरे के पैरेलल में। इसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है कि अगर C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C4 होगा तो इन दैट केस X और Y सेम पोटेंशियल पे होंगे। सो बोथ आर सेम, जस्ट वर्ड्स वाइस वर्सा बोल दिया। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखने में उत्तर यहाँ पे C5 आएगा, सॉरी क्योंकि हमने यहाँ पे C5 रखा है। तो C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C5, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C5। जो भी आप यहाँ वैल्यूज लेंगे उसके हिसाब से आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन we have to find out the equivalent capacitors. Find equivalent capacitance between A and B। ठीक है पुत्र, तो वही किया। सबसे पहले हमने बैटरी एज्यूम कर ली, फिक्टिशियस बैटरी, ये जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ भी, लेकिन हमारी ये इक्वेशन हेल्प नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी आपको बताया मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सपोज कीजिए आप कहोगे सर लग नहीं रहा, लगेगा। आप इन दो एंड्स को अगर आप थोड़ा सा खींच दें तो ये काइट की तरह भी डायग्राम शेप कर ले लेगा। पर उससे पहले आप ये देखिए क्या इनकी रेशो इक्वल टू डिवाइडेड बाय इनकी रेशो है। करो जो हमने एज्यूम किया था। सपोज ये C1 ले लो, अब ये C2 है, ये C3 है, अब इसको C5, चलो C4 ही ले लो, जो था हमने वही एज्यूम कर दिया। तो आपको कंडीशन बताई थी यहाँ पे C1 अपॉन C3 इक्वल टू C2 अपॉन C5 अगर हुआ तो ये जो दो एंड्स होंगे जो मैंने डार्क पॉइंट किए हैं तब ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, और जिसकी वजह से C4 हमारा यूजलेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं पुत्र क्या C1 कितना है 1 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय C3 कितना है जी 3 माइक्रोफैरड इक्वल टू ये कितना है जी 2 माइक्रोफैरड, ये कितना है 6 माइक्रोफैरड। तो सर माइक्रोफैरड 1/3 बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ का पोटेंशियल सेम, सपोज अब X और X ले लीजिए। अगर पोटेंशियल सेम है, बाकी हटा दो पुत्र, अगर पोटेंशियल सेम है इन दैट केस इसका मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है ये यूजलेस हो गया। अगर ये कैपेसिटर यूजलेस हो गया तो इसकी डायग्राम दोबारा बना के देखते हैं हम। अगर ये कैपेसिटर यूजलेस हो गया पुत्र, अब इसको काइट वाला ही डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, तो बीच वाला मैं यहाँ बना के छोड़ रहा हूँ, जो कि मैं सपोज कर रहा हूँ मैंने अभी ड्रॉ पूरा नहीं किया क्योंकि ये यूजलेस कर दिया। तो ये कितना हो गया जी 1 2 3 6। ठीक है पुत्र, अब इसका मतलब 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड जो है बोथ आर इन सीरीज विद ईच अदर, ये दोनों सीरीज में है, 3 और 6 सीरीज में है। तो सबसे पहले इसका C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। अगर दो कैपेसिटर्स होते तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी बताया हुआ है C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो यानी कि 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। सो कैन आई राइट 2/3। ठीक है जी 2/3। ठीक है, और C इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों का आंसर आएगा अगर हम डायग्राम बनाएंगे ये 2/3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड बार नहीं लिखूंगा, एंड में रिपीट कर दूंगा उत्तर। ठीक है जी, अब 3 और 6 का ले लीजिए, तो C इक्विवेलेंट 2 ले लीजिए। सो 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 यानी कि 6 3 = 18 डिवाइडेड बाय 9। तो आंसर आ गया पुत्र 2 माइक्रोफैरड। अब दोनों कैसे हैं पैरेलल में। अगर पैरेलल में तो नेट C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, कैलकुलेट कर लेते हैं। C1 + C2 यानी कि 2/3 + 2, एलसीएम ले लो पुत्र 3 2 + 6 6 2 = 8, 6 + 2 8 सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2, 8 को 3 से डिवाइड कीजिए 2.6। ठीक है पुत्र, 8 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 6 2.0 6 3 = 18 2.666 समथिंग आएगा। तो इसको 2.67 माइक्रोफैरड करके आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है 2.66 माइक्रोफैरड। उत्तर एक सिंपल सा केस और समझ लीजिए।
आपके पास यहाँ पे 5 कैपेसिटर है इस सर्किट में दिए हैं। अगर C1 अगर ऊपर वाली और नीचे वाली वायर नहीं थी तब ये सीरीज में थे, यानी कि C/3 आंसर आया था। जब ये C और ये वाला C नहीं था, याद कीजिए पहले करवाया था, तब ये पैरेलल बन जाते थे। आपको पहले एक्सपेरिमेंट करवाया है, अब यहाँ पे कुछ और हो गया, तो फिर से वही assumptions, वही बातें दोबारा दोहरा लो पर फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पे V, अब ये V यहाँ पे खत्म हो गया, ये V यहाँ खत्म हो गया, ये 0 यहाँ खत्म हो गया, ये 0 यहाँ खत्म हो गया, अब बीच वालों को कुछ पता नहीं लगा। ठीक है पुत्र, तो हम क्या करते हैं, आप अब फर्दर कोई ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करो जहां पे जॉइंट्स हो, जो पॉइंट एटलीस्ट 2 या 3 सर्किट्स के बीच में कॉमन हो। तो वो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये देखिए। ठीक है पुत्र, अब सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y। ठीक है पुत्र, अच्छा अब अगर ये x है तो ये भी x हो गया, ये भी y हो गया, ये भी y हो गया, ये भी x हो गया है, ये भी y। ओके ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं बनी। लेकिन अगर जैसा आपको बताया कि अगर 5 या 5 से ज्यादा कैपेसिटर हो तो हो सकता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो। तो अगर x और y, इफ x एंड y आर एट सेम पोटेंशियल, तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है पुत्र, उसके लिए कंडीशन क्या थी, याद कीजिए, C1/C2 इक्वल टू C3/C5 होना चाहिए था। बुक्स में ये C4 लिखा हुआ, मैंने अज्यूम C5 कर लिया, तो हमने उसके हिसाब से कर लिया, कोई बात नहीं। तो अगर ऐसा है तो पुत्र हम मानते हैं कि x और y सेम पोटेंशियल पे है। मान लो अगर x और y सेम पोटेंशियल पे है, तब जब ये होगा तो एक करके देख लो। सपोज C/C इक्वल टू C/C, रेशो सेम है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एग्जांपल है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपने पॉइंट्स दिए हैं आप उनको ले लीजिए, a, x, इधर b और इधर y। ठीक है पुत्र, सबसे पहले एक कैपेसिटर लीजिए, a है v पोटेंशियल पे, b है 0 पोटेंशियल पे। फटाफट ड्रॉ करें पुत्र। एक इसको पकड़ते पहले, ये v और x के बीच में है, v और x के बीच में है, x ज्यादा दूर चला गया। ठीक है पुत्र, ये वाला खत्म हो गया। अब आ जाइए, ये वाला v और y के बीच में है, इधर y हो गया, v और y के बीच में ये रहा पुत्र। आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि काइट वाली डायग्राम लेगा। ये भी खत्म हो गया पुत्र। अब ये x और y के बीच में है, x और y के बीच में जो यूजलेस हो जाएगा, ये भी खत्म। ये y और 0 के बीच में है, y और 0 के बीच में, ये 0 और x के बीच में है। आप ध्यान से देखिए, ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो भैया ये यूजलेस हो गया। अगर ये यूजलेस हो गया तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। इसकी वैल्यू थी C, फॉर्मूला C इक्विवेलेंट का C1 × C2 अपॉन C1 + C2 है। या फिर दो कैपेसिटेंस सेम होंगे तो C/2, यानी कि इन दोनों का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा C/2। नीचे वालों का आंसर आएगा जी C/2। दोनों अब एक दूसरे के पैरेलल में है, तो Cp = C1 + C2, यानी कि C/2 + C/2, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C, यानी कि इसका आंसर क्या है, C। नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ओनली C फॉर दिस कॉम्बिनेशन। So there is one more type of problems in which we have to find out the equivalent capacitor, parallel plate capacitors problem। यानी कि आपने पैरेलल प्लेट्स रख दी, उन पैरेलल प्लेट्स का एरिया सेम रहेगा एंड दे आर प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, से स्मॉल d। यहां तक क्लियर है पुत्र? एंड दे ऑल आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम और इन एयर, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जनरल कैपेसिटर का फॉर्मूला ε0 × A/d, ε0 × A/d। अब आपको कहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। और यहाँ पे क्या किया गया, सपोज 4 प्लेट्स रखी गई हैं, 4 में से पहली प्लेट और तीसरी प्लेट को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, बीच वाली सेकंड प्लेट को और फोर्थ प्लेट को आपने बैटरी के 2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करना है। आपको क्या कहा है पुत्र, फाइंड कीजिए कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तो वो देखिए। सपोज ये आपने कनेक्ट कर दिया है, ये वायर है, ठीक है पुत्र। अब आप क्या करिए, अगेन एज्यूम कर लीजिए कोई फिक्टिशियस बैटरी जो आपने लगाई होगी, जिसकी वजह से सपोज यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे 0, तो यानी कि ये पैरेलल, ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल 0 हो गया पुत्र, इस प्लेट का पोटेंशियल V हो गया। ध्यान से देखिएगा,
अब प्रॉब्लम आ गई है कि सर ये तो जो पड़ी है ये फंसी हुई है, अब ये इन बैटरीज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो यानी कि उनका कोई और पोटेंशियल हो सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस है x, अब जो कैपेसिटेंस x है वही कैपेसिटेंस यहाँ पे भी होगा पुत्र। अब दो प्लेट्स पकड़ लीजिएगा, पहले ये दो प्लेट्स, ठीक है, इन दो प्लेट्स को पकड़िए। सपोज आप A B और बीच में एक ही कैपेसिटेंस दिख रहा है A और B के x, ठीक है ना, ये दोनों सेम ही वैल्यू होगी ना पुत्र। अब बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज पहली दो प्लेट्स जो हैं वो V और x के बीच में है, ये V है ये 0 है, तो पहली प्लेट्स V और x के बीच में, ठीक है पुत्र। ये दो 1 2 3 4 1 और 2 प्लेट, ठीक है जी। अब 2 और 3 देखिए, ये भी V और x के बीच में है, तो यानी कि इसको मैं कुछ ऐसे नीचे से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है पुत्र। अच्छा अब देखिए 3 और 4 0 और x के बीच में है, 0 और x के बीच में ये रहा, तो ये बन गया इसका सिंपल सा डायग्राम। और यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, ये जो मेथड है ये बहुत यूजफुल होता है फॉर कॉस्ट कटिंग टू मेक द कैपेसिटर्स। क्यों सर, कैपेसिटर्स बनाने के लिए हमें प्लेटें चाहिए, प्लेट्स बनाएंगे तो पैसा लगेगा, है ना, तो कॉस्ट कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे कितने कैपेसिटर आपने बना दिए, 3, और 3 कैपेसिटर बनाने के लिए ना एक्चुअल प्रैक्टिस हमें 6 प्लेट्स चाहिए थी, लेकिन आप कितनी यूज कर रहे हो, सिर्फ 4, तो आपने 2 प्लेट्स के पैसे बचा लिए। तो यानी कि दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड टू कटिंग द कॉस्ट फॉर मेकिंग द कैपेसिटर्स। अब आप इसका नेट वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है मतलब। सपोज इसका कैपेसिटेंस C, इसका C और इसका भी C है, लेट्स सपोज। वैल्यूज ये आप दे सकते हो या जो वैल्यू इन्होंने दी होगी वो आप ले लेना, ठीक है जी। अभी C लिया तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इनका आंसर कितना आएगा पुत्र, शायद 2C, C1 + C2। और सर जी ये आगे सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा सर, कैलकुलेट कर लो। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C × C डिवाइडेड बाय 2C + C पुत्र। सो 2C² डिवाइडेड बाय 3C, C से C कट गया तो आंसर आ गया 2/3C। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटर। बुक्स में हो सकता है आपको आंसर इस तरीके से दिया गया हो, तो आप C की वैल्यू फाइंड करके वहां पे लिख सकते हैं, ε0 × A/D। सो पुत्र इस केस के अंदर आपने 4 पैरेलल प्लेट्स ली, उन पैरेलल प्लेट्स का एरिया सेम, सेपरेशन सेम। अब इस बार आपने फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को वायर से जोड़ा, सेकंड और थर्ड को आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल सपोज V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ये V ये 0 पुत्र। अब अगेन एज्यूम कर लीजिए कि फर्स्ट प्लेट जो है वो पोटेंशियल x पे है, तो वही पोटेंशियल होगा आपका फोर्थ प्लेट का, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विद द वायर। जैसे ही वायर से कनेक्ट होंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि इनको कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है पुत्र। अब अगेन फिर वही केस लो, सपोज एक B है, एक A है, और ये V पे है, ये 0 पे है, और बीच में कोई x है, ठीक है पुत्र। अब सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड प्लेट का देखो, V और x के बीच में है, ड्रॉ करो। दूसरा V और 0, सेकंड और थर्ड V और 0 के बीच में है पुत्र, V और 0 के बीच में है, इस बार यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। फिर थर्ड और फोर्थ देखिए, ये 0 और x के बीच में है, इस बारी डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज सारों की वैल्यू C लिए 2 मिनट के लिए, तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 2C, और ये कितना हो जाएगा जी C। अब दोनों फिर पैरेलल है, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा जी 2C + C, सॉरी ये सीरीज में थे, ये दोनों तो सीरीज में है ना, सीरीज में है तो इनका कैपेसिटेंस कितना आएगा C/2, ये C। अब कैसे हैं पैरेलल में, अब पैरेलल में है, पैरेलल में होंगे तो नेट C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पुत्र सर, C/2 + C, एलसीएम लोगे 3/2C आ गया, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/2 ε0 × A/D। दिस कुड बी योर फाइनल आंसर।